हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो हम देख रहे थे अपनी फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के 2 मार्क्स के द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब 6 सेमेस्टर में जितने भी लोग हैं वो सभी जानते हैं कि हमारी जो टोटल 6 सब्जेक्ट हैं उसमें से 5 सब्जेक्ट की 2 मार्क्स की वीडियो हमारी डन है या कंप्लीट है। अगर किसी की ना हो तो कमेंट्स में बता देना, उसको भी डन कर देंगे हम, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा सब कुछ डन था, लेकिन जो क्वालिटी एश्योरेंस हमारा सब्जेक्ट था इसकी हमारी 2 मार्क्स की वीडियो जो रह गई थी, क्योंकि टाइम वगैरह नहीं बचा था। तो उसीलिए क्या करेंगे, हम इस साल इस पूरी कंप्लीट वीडियो को हम कवर करेंगे। अब जो हमारी ये 2 मार्क्स की वीडियो है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अब तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आप लोगों ने पेपर दिए हैं, तो आप अच्छे से जानते हो कि ये वीडियो हमारी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है। बाकी जो लोग नए हैं या जिन लोगों को थोड़ा बहुत मतलब समझने वो है, उनको मैं थोड़ी बहुत बताना चाहूँगा कि ये वीडियो हमारी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, जिससे आप इस वीडियो को अच्छे से देख सको। बाकी बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इस वीडियो को आप जो है कंप्लीट कवर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पास कराने में हेल्प करेगी। आपको अगर आप मतलब पढ़ने लिखे अच्छे वाले बच्चे हो तब भी आपको जो है अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगी। तो स्पीड एक बार को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन वीडियो को आप जो है कंप्लीट देखना। तो अगर हम बात करें तो देखो, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सेक्शन ए वाला एक पार्ट आता है। तो सेक्शन ए में जो 2 मार्क्स के हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उन 10 क्वेश्चनों में लगभग यकीन मानिए 7 से 8 क्वेश्चन आपके इस वाली वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि देखा जाए लगभग आपके अगर 16-18 नंबर का आप करके भी आ रहे हो तो मान लो 15 नंबर आपके इस 2 मार्क्स वाले पार्ट से आ ही जाएंगे, और इसमें टीचर दे भी देते हैं। आप बस बल्क बना के आओगे थोड़ा सा, आपको नंबर यहाँ पे मिल ही जाएंगे। तो ये लगभग 15 नंबर के आपके इसी में से आ गए। अब इसके बाद जो हमारे ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चनों में हेल्प करते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो आपको बताया कि यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिए वो हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सभी पॉसिबल क्वेश्चन ले रखे हैं जो ये बन सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपको पूरे जितने भी हमारी यूनिट्स हैं पहले से लेकर 5वीं तक, सबका आपको एक कंप्लीट निचोड़ मिल जाएगा। निचोड़ मतलब एक हमारा ओवरव्यू मिल जाएगा, या एक तरह से आपको समरी बेस में सभी यूनिट्स के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। तो अब जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो भाई ये सिलेबस से बाहर तो आएंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, आपको सबके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, आपको ओवरव्यू पता होगा। तो अगर कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको मालूम नहीं आता है, लॉन्ग में है या आप खाली छोड़कर आने वाले हो, उसके बारे में आप मतलब कुछ ना कुछ लिखकर आ जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है। तो इस वाली सिचुएशन को आप ऐसे समझो, देखो एग्जाम टाइम पर क्या होता है, जब आपका मान लो पेपर छूटने वाला है, 5-10 मिनट बचे या कुछ भी आपके पास है, तो आप क्या कहते हो अपने दोस्त को, मान लो कोई क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है, तो आप अपने दोस्त से क्या बोलते हो, भाई बस 2 लाइन बता दे या इसको ओरली बता दे मुंह से, मैं खुद बना के लिख लूंगा। तो वहां पर क्या करोगे आप, ओरली जस्ट उससे थोड़ी बहुत बात पूछ लोगे ना, उसी के दम पर आप क्या कर दोगे, क्वेश्चन को बनाकर लिख कर आ जाओगे। तो वही काम हम यहाँ पर पहले से आपको तैयार करके भेजते हैं। हम आपको भेज रहे हैं कि पहले से हम आपको सारे कुछ के बारे में बता के भेजते हैं, जिससे एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए किसी को देखना ना पड़े, और कुछ ना कुछ आपके उसके बारे में बताओगे तो आप भर कर आ जाओगे। तो इस हिसाब से देखा जाए लगभग ये वीडियो आपको पास कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 30-40 मार्क्स आपके आ जाएंगे, और एक तरह से ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। आपको पूरे सिलेबस का एक ब्रीफ समरी या इंटरव्यू वो मिल जाएगा, इंट्रो एक तरह से सबके बारे में क्या कैसे है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, ये हमने वैसे पूरे जो क्वेश्चन हमारे हैं ये हमने 2022 के लिए बनाए थे। उस टाइम पर हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन इसकी PDF वगैरह हमने अवेलेबल करा दी थी वेबसाइट पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब जिन लोगों को प्रूफ चाहिए, यानी कि यकीन नहीं है, तो 2022 के लिए हमने बनाए थे, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर आया था वो अब अवेलेबल हो चुका है। AKTonline से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके क्वेश्चन पेपर में आप जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखोगे तो आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये PDF हमने पिछले साल भी डाली थी, तो आप चाहो टेलीग्राम टाइमिंग वगैरह चेक कर सकते हो। ये नहीं कि मैंने अभी बनाए हैं, ये हमारे पिछले साल वाले बस वीडियो में अभी बना रहा हूँ। तो उस साल जो हमारे क्वेश्चंस आए थे वो हमारा था यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल वाला, मैंने टिक लगा रखे देख के। फिर GMP वाला आया था। फिर यहाँ पर एक हमारा QSEM के अंदर Q सीरीज के बारे में डिटेल्स आई थी। फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया था इन्वायरमेंटल कंट्रोल के ऊपर बन के आया था। देन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन GLP के ऊपर बन के आया था कि लिस्ट क्या है रिक्वायरमेंट की। देन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आया था। और यहाँ पर हमारा आया था बैच फॉर्मूला। मास्टर को मैंने इंपोर्टेंट बोला, लेकिन बैच वाला आया था, दोनों मैंने कराए थे। और यहाँ कैलिब्रेशन, वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन, ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे जो है 2 मार्क्स में आए हुए थे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए लगभग हमारे 9 से 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे, यानी कि 9 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट और 1-2 क्वेश्चन घुमाकर, यानी कि इस तरह लगभग देखा जाए तो टोटल हमारे सारे क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के अंदर आए हुए हैं। तो जो मैंने बताया एक बार को आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पेपर को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। बाकी इसकी जो हमारी कुछ वीडियोस ही बनी हुई है वो आपको मिल जाएंगी। बाकी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो देख सकते हो वेबसाइट पे, सारा कुछ PDF वगैरह अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम अपने क्वालिटी एश्योरेंस के द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको जो है यहाँ पर मतलब पता करना क्या है। तो देखो क्वालिटी कंट्रोल, मैंने यहाँ पर क्या किया, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि अगर ये क्वेश्चन आपका 5 या 7 नंबर में आ जाएगा ना, तब भी आप
बहुत अच्छे से लिख कर आ जाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये वीडियोस आपके लॉन्ग क्वेश्चनों में भी हेल्प करती है। तो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में अगर बात करें तो इट इज द प्रोसेस टू इंश्योर द आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनकी आइडेंटिटी एंड प्योरिटी को क्या करता है, इंश्योर करती है क्वालिटी कंट्रोल। अब ये जो क्वालिटी कंट्रोल वाली प्रोसेस है ना, ये हमारी होती है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जब कोई प्रोडक्ट हमारा कंपनी में बनाया जा रहा होता है तो देन हम क्या करते हैं, उस टाइम पर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ हमारा आती है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। अब क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में अगर बात करें तो ये हमारी वो प्रोसेस है जिसमें हम उसकी क्वालिटी को एश्योर करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बनाया, पेंसिल बनाई, अब ये पेंसिल हमारी बनकर बाहर आ गई है, तो क्वालिटी एश्योरेंस इसको चेक करेगी, एक तरह से इवेल्युएट करेगी कि ये पेंसिल हमारी मतलब क्वालिटी वाली बनी है या नहीं बनी है, इसमें कोई गलती वगैरह है तो नहीं है। तो ये सब हमारा क्वालिटी एश्योरेंस चेक करता है। अब क्वालिटी एश्योरेंस एक तरह से हमारा QC यानी कि क्वालिटी कंट्रोल के बाद की चीज़ हो सकती है एक तरह से। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस मैंने समझा दिया कि ये हमारे प्रोडक्ट को एश्योर करता है कि उसकी क्वालिटी हमारी ठीक है, अच्छी है या नहीं है। तो अब आप फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस से क्या समझते हो, ये आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। तो आपको इसकी डेफिनेशन लिख कर बतानी है और बतानी जरूर है, क्योंकि एक बार आप जो चीज़ लिख देते हो आपको वो याद हो जाती है। तो एग्जाम में आप अगर कभी याद आता है या कोई पूछ लेता है तो आप उसको बड़े आराम से लिखकर मतलब बता सकते हो ओरली। तो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस को आप डिफाइन करो, यानी कि डिफाइन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस इन कमेंट सेक्शन। तो कंट्रोल और एश्योरेंस इन दोनों को आप समझ गए होंगे। कंट्रोल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग हम उस चीज़ को कंट्रोल करें, एश्योर प्रोडक्ट बन गया उसके बाद हम उसकी क्वालिटी को एश्योर कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें टू स्टेबलाइज द डिजायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड विच आर एक्सेप्टेबल टू कस्टमर, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल के टाइम पे हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो स्टैंडर्ड है उनके, यानी कि कितनी हमको क्वालिटी कैसी चाहिए वो स्टैंडर्ड हम यहाँ पे स्टेबलाइज कर रहे हैं। बाकी इसी के अंदर यानी कि जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके अंदर हम इसके फ्लॉज और वेरिएशन को पता करते हैं। फ्लॉज मतलब होते हैं कमियाँ, कोई कमी वगैरह रहेगी उसको। अब क्वालिटी एश्योरेंस के अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या करता है, रॉ मटेरियल को पहले ही चेक कर लेगा, यानी कि जो रॉ मटेरियल हमारा पहुंचाया जा रहा है, देखो ये ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग से पहले हमको रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये हमारा क्वालिटी एश्योरेंस क्या करेगा, एक्चुअल में प्रोडक्ट को एश्योर करता है क्वालिटी को। तो पहले ये हमारी क्वालिटी को एश्योर कर देगा रॉ मटेरियल की, जो हमारा पहले प्रोडक्ट देने वो, देन जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के आ जाएगा तो उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को भी एश्योर करेगा। यानी कि आप यहाँ पर अंदर समझ रहे हो कि मान लो हमने रॉ मटेरियल खरीदा किसी चीज़ को बनने के लिए, अब उसको हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया। अब मैन्युफैक्चरिंग जब भेजा तो उस टाइम पर हमारा क्वालिटी कंट्रोल पूरा काम कर रहा है, उस चीज़ को पूरा देख रहा है, बना रहा है। अब जब उसके बाद जो हमारा क्या होगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट जब हमको मिल जाएगा तो उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को फिर से हमारा एश्योर करेगा क्वालिटी एश्योरेंस वाला डिपार्टमेंट। तो ये हमारा मेनली प्रोडक्ट को एश्योर कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर रहा है और ये हमारा पूरा प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। तो ये इसीलिए इसका नाम कंट्रोल है कि ये पूरी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की चीजों को कंट्रोल कर रहा है और ये हमारे प्रोडक्ट को बस चेक कर रहा है, इसलिए इसका नाम एश्योरेंस हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आल्सो GLP और GMP को भी मैनेज करता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है, राइट डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लिखनी है। तो यहाँ भी हमने कंबाइन करके लिख दिया है। जो क्वालिटी कंट्रोल है उसमें क्या हो रहा है कि हम डे टू डे यानी कि रेगुलर हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी कर रहे हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। सेकंड, एनालिटिकल टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल और पैकेजिंग कंपोनेंट। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल हमने पैकेजिंग जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं तब हम उसका रॉ मटेरियल चेक कर ले रहे हैं, पैकेजिंग कंपोनेंट चेक कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप थोड़ी बना कर भी लिख के आ सकते हो कि क्वालिटी कंट्रोल क्या कैसे काम करता है, स्टैंडर्ड को चेक कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेक कर रहा है, फ्लॉज को आइडेंटिफाई कर रहा है, वेरिएशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये चीज़ आप बनाकर लेकर आ सकते हो। क्वालिटी एश्योरेंस में अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करें तो ये हमारा मेनली क्या करता है, यहाँ पे मैंने बोला कि हमारा आल्सो GLP और GMP को भी मतलब वो करता है। तो जो हमारा प्रॉपर करता है वेयर हाउसिंग प्रोसेस, यानी कि जो हमारा कंपाउंड है वो वेयर मतलब जो वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमारा सामान स्टोर करके रखा जा रहा है, एक तरह से हमारा स्टोर रूम हो गया। तो स्टोर रूम में हमारा सामान सारा रखा है, सही है कि नहीं, वो प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी ये ऊपर से नजर रखता है, प्रोसेस चेक भी करता है कैसे क्या है। रिस्पॉन्सिबल होता है मेकिंग मास्टर प्लान, स्टेबिलिटी टेस्टिंग और इन सबको बनाने के लिए हमारा क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी एश्योरेंस हमारा। बाकी इनके अगर आपको बुलाने हो तो आप ये कर सकते हो कि ये हमारे क्वालिटी हो, क्योंकि भाई क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रोल हमारे क्या है, तो ये जो हमारे इसके फंक्शन है या ऑब्जेक्टिव है ये भी हमारे एक तरह से रोल हो जाएंगे ना। तो इसीलिए बोलता हूँ ये सारी चीज़ें आप खुद भी बना कर लेकर आ सकते हो, समझ चुके हो गए आप यहाँ पर। अब हमारे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आता है, सेकंड हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, थर्ड है डिफाइन करो क्वालिटी। तो क्वालिटी हमारी क्या है, तो अगर कोई हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है या उस प्रोडक्ट से हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो देन वो चीज़ हमारी कहलाती है क्वालिटी वाली चीज़ कहलाती है। अब जैसे
जैसे हमारा एप्पल का फ़ोन है, तो एप्पल के फ़ोन से क्या है कि उसमें कोई डिफेक्ट लोगों को नहीं मिलता है, ना कभी ख़राब होगा, ना कभी हैंग होगा, ना उसमें कोई प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम बोलते हैं वो क्वालिटी वाला हमारा फ़ोन हो गया। तो इसीलिए जो क्वालिटी का मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो हमारा। सेकंड, उससे अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, तो एप्पल के फ़ोन या सैमसंग के फ़ोन से कस्टमर हमारे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। सैमसंग के लो बजट के जो फ़ोन होते हैं उससे नहीं होते हैं। तो यही है कि अगर कोई प्रोडक्ट है उससे कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वो वही चीज़ हमारी उसकी क्वालिटी कहलाती है। क्वालिटी को एक और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर टू द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि एक्सीलेंस मतलब होता है बढ़िया होना। तो वो चीज़ हमारी कितनी बढ़िया है, उस चीज़ को हम क्वालिटी मतलब उस चीज़ को वेरीफाई करेगी। अगर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है मतलब वो चीज़ हमारी और ज़्यादा बढ़िया होगी, यानी कि अच्छी होगी। तो ये हमारा एक तरह से रेफर कर सकता है, इट इज़ द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। क्वालिटी हमारा होता है डिग्री ऑफ एक्सीलेंस होता है, किसी भी चीज़ की एक्सीलेंस की कितनी डिग्री है। पेंसिल हमारी कितनी बढ़िया है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वालिटी इसकी मेंटेन करेगी। फोर्थ क्वेश्चन आता है जीएमपी के बारे में बताओ। जीएमपी हमारा क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है। इसको लॉन्ग में भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। बाकी जो मैंने पहला बताया ये भी लॉन्ग में कई बार आ जाता है। क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस का डिफरेंस है, इनके बारे में कंबाइंड पूरा आ जाता है। तो जीएमपी हमारा क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ये हमारे क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है, विच इंश्योर द प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर देयर इंटेंडेड यूज। यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात हो रही है, यानी कि प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये हमारे क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। और जो हमारी जीएमपी पूरी एक तरह से हमारा प्रोसेस हो गई, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली बन रहा है या नहीं बन रहा है, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो अपनी क्वालिटी में भी बन रहा हो, यानी कि प्रोडक्ट बन भी रहा है और उसकी क्वालिटी भी हमारी मेंटेन की जा रही है, यानी कि जिस क्वालिटी में हमको चाहिए उसी क्वालिटी में वो हमारा बन रहा हो। तो ये दो काम हमारे हो गए कि वो हमारा कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस किया जा रहा हो, दूसरी की क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे चेक किए जाते हैं। तो ये हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस काम हो गए। अब ये एक्चुअल में और इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें हमारे कुछ सेट्स होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल और प्रोसीजर का, यानी कि पहले से हम कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल या प्रोसीजर डिसाइड कर रखा होता है, उन्हीं के थ्रू हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को आगे बनाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो रोटियाँ आप लोग बनाते, रोटियाँ आप लोग नहीं बनाते, मतलब कोई भी बनाती है, माँ लोग हमारी बनाती हैं, तो उसका पहले से उन्होंने सेट कर रखा है कि सबसे पहले हमें गेहूँ काटने हैं, गेहूँ से आटा बनेगा, आटा आ जाएगा, देन आटा को आप लोग क्या करोगे, गीला करके उसको गूंदोगे, गूंदने के बाद उसको रोटी बेलोगे, देन उसको सेकोगे। तो एक तरह से ये अगर किसी को ना पता हो तो क्या वो रोटी बना पाएगा, क्योंकि मैंने जब ज़िंदगी में पहली बार बनाया तो मुझे यही नहीं पता था कि रोटियों को आधा हम जो है तवे पे पकाते हैं और आधा हम डायरेक्ट गैस पे पकाते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। तो पहली बार रोटियाँ बहुत कच्ची बनी थी। तो यही है कि हमको कंप्लीट प्रिंसिपल और प्रोसीजर पता होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड है, देन हम किसी चीज़ को अच्छा बना सकते हैं। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हमारा वही है कि हमारे किसी भी स्टैंडर्ड सेट को मतलब करता है कि वो अच्छा काम अपना प्रॉपर कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीएमपी। अब आता है यहाँ पे क्वालिटी ऑडिट या फिर मॉनिटरिंग एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। तो ऑडिट करना आप लोगों ने सुना होगा, भी ऑडिट हो रहा है या इंस्पेक्शन वगैरह एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस, ये हमारी एक प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करते हैं अपने क्वालिटी सिस्टम का, यानी कि जो हमारे पूरा क्वालिटी सिस्टम होगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जो हमारी पूरी चीज़ों को क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, चेक कर रहा है हमारी चीज़ों की क्वालिटी को, तो उसी को चेक करने, यानी कि जो ऐसे मान लो आपका कॉलेज है, तो आपके कॉलेज में आपके जो टीचर हो गए, एचओडी सर हो गए, प्रिंसिपल सर हो गए, प्रिंसिपल मैम हो गए, कोई भी हो गए, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके कॉलेज को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इंस्पेक्शन वाले लोग आते हैं और वो इन टीचरों को भी मैनेज करते हैं कि टीचर आपको अच्छे से पढ़ा पा रहे या नहीं है, वो कॉलेज को चला पा रहे या नहीं है, और वो क्या करेंगे, डायरेक्ट बच्चों से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई सारा कुछ चल रहा है या नहीं कर रहा है। तो यही हमारा क्वालिटी ऑडिट और मॉनिटरिंग हो गई। यहाँ डायरेक्टली जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारा क्वालिटी सिस्टम को बना के रखा है, उस क्वालिटी सिस्टम को ही हम यहाँ पे एवेल्युएट करते हैं, उस क्वालिटी सिस्टम को हम चेक करते हैं कि वो सिस्टम हमारा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारा ये हमारे या तो इंटरनल ऑडिटर या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा भी हो सकता है, और ये मतलब ऑडिट टीम वगैरह के द्वारा पूरा किया जाता है। तो ये हमारे की एलिमेंट होता है हमारा आईएसओ क्वालिटी सिस्टम के लिए। अब आईएसओ की फुल फॉर्म क्या है, वैसे आगे आने वाली है, लेकिन अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। देखो कमेंट्स में लिखते रहो, बहुत सारा भर भर के प्यार वगैरह अपना देते रहो, सारा कुछ हम आपको पढ़ाते जाएंगे। तो क्वालिटी ऑडिट और मॉनिटरिंग आप समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, अपने जो क्वालिटी सिस्टम है उसको यहाँ पर सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि वो अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा। यही सारी चीज़ हमारी यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर हमारा 6 क्वेश्चन आता है TQM, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में आता है। तो टोटल देखो यहाँ पर सेकंड चीज़ हमारी क्या क्वालिटी है, और मैनेजमेंट क्या है, यानी कि मैनेज करना। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं। अब टोटल वर्ड आ गया, तो टोटल का मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई मुझे आपके टोटल रुपए चाहिए, तो मतलब आपकी अगर जेब में कोई चवन्नी भी पड़ी है, रुपए भी बढ़ा, तो वो भी मुझे चाहिए। टोटल मतलब सारा कुछ हम एक जो है कवर कर लेते हैं। तो TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या हो जाती है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपनी कोई भी कंपनी है जिसमें कोई काम हो रहा है, तो उसका A to Z से लेकर सारी क्वालिटी की क्या है
मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है इस टोटल कंप्यूटर TQM डिपार्टमेंट के पास। अब इनका काम क्या होता है, तो जैसे हम लोग कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं या हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जिससे हम इंप्रूव कर सके अपने आप को। यानी कि मान लो पहले मेरे 50 नंबर आए 100 में से, मैंने काम किया, अब धीरे धीरे मेरे 60-70 आ रहे हैं, देन 80-90 आ रहे हैं, एक मूवमेंट आएगा मैं 90 नंबर भी लेके आ रहा हूँ। तो ये मेरी क्या इंप्रूवमेंट है, और यही मेरे घर वाले चाहते हैं, यही मेन काम होता है हमारे कॉलेज स्कूल का। वो अलग बात है कि लोग 50 ला के खोसे हैं, उस पर 60 ले आते हैं, 30 भी ले आते हैं, तब भी उन्हें कोई दुख नहीं लगता, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो मेन मतलब एक प्रैक्टिकली मैं काम बता रहा हूँ, वो हमारे कॉलेज या किसी का क्या होता है कि बच्चे में इंप्रूवमेंट आए। तो वही हमारे TQM डिपार्टमेंट का यहाँ काम है कि इनका मेन एम क्या है कि कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट, यानी कि इनका जो मेन फोकस क्या है कि जो TQM है वो ये चाहता है कि कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूव होती रहे। हमारा कोई भी जो मतलब कंपनी हो गई मान लो, तो उस कंपनी का कोई भी या तो प्रोडक्ट हो गया या उस कंपनी के एम्प्लॉय से एम्प्लॉय रिलेशन हो गया या कुछ भी हो गया, उन सब में कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट आता रहे इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट के एरिया में, सर्विस के एरिया में, एम्प्लॉय रिलेशन यानी कि जो आपस में उनके रिश्ते वो और गहरे हो जाएं, कस्टमर बिजनेस रिलेशन, कस्टमर का जो बिजनेस का रिलेशन है वो सब में, यानी कि ओवरऑल हमारे में ग्रोथ होती रहे, यही हमारा TQM होता है, यही इनका काम होता है। तो इसको हम और भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द आर्ट ऑफ हैंडलिंग द होल टू अचीव परफेक्शन, यानी कि ये एक हमारी कला है जिसमें कोई भी एक बंदा या कोई टीम है वो हैंडल करती है सारा कुछ। हैंडलिंग द होल मतलब सारा कुछ टू अचीव परफेक्शन, परफेक्शन को अचीव करने के लिए या बेस्ट चीज़ों को मतलब लेने के लिए, बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए, बेस्ट ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए। तो ये हमारा TQM का पूरा फंडा होता है। अब ये TQM वाला कई बार लॉन्ग में आया है, मैंने साइज की वीडियो बना भी रखी है, तो ये आप पढ़ लेना। इसके एलिमेंट वगैरह भी कई बार आ जाते हैं, फाउंडेशन, बिल्डिंग वर्क हो गया, रूफ हो गई, तो इनको भी आप यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है, लॉन्ग में। अब 7th हमारा आता है ICH, तो ICH गाइडलाइंस भी हमारा जो है लॉन्ग में कई बार आता है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ICH बोले तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। तो यहाँ पे हार्मोनाइजेशन का वर्ड का मतलब पहले आप समझ लो, इसका मतलब होता है एकाकीकरण। एकाकीकरण का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, दो चीज़ों को आपस में मिला दिया और उनको एक सेम लेवल पर लेके आ गए, तो ये हमारे एकाकीकरण है। जैसे आजकल जो मतलब लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सेक्युलर बोलते हैं, सारे धर्म बराबर हैं, सेक्युलर मतलब सारे मतलब जो जितने जात पात है सब बराबर, तो ऐसा मतलब चल नहीं रहा है। लेकिन हार्मोनाइजेशन का मतलब ही यही है कि हम एकाकीकरण कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं। अब यहाँ पर हम किस चीज़ का कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाइन आ रही है हमारी इंटरनेशनल। तो क्या बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, एक ज्वाइंट एसोसिएशन है जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सेक्टरों के जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, जो मतलब गवर्नमेंट वगैरह है, उन दोनों ने मिलाकर ये एक संस्था बनाई हुई है। यानी कि इसमें गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट लोग भी हैं और गवर्नमेंट लोग भी हैं। अब इन दोनों ने मिलकर एक संस्था बनाई गई है। वो क्या करती है, वो मेनली हमारे कोई भी मतलब कंपाउंड वगैरह जब प्रोडक्ट हम नया लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है ना, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहली बात तो यही है कि जो कोई भी हम दवाई या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसकी क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी को ये इंश्योर करते हैं कि वो होगी या नहीं होगी। अब दूसरी बात समझो, मान लो कि भाई आप लोगों को कोई दवा बनानी है और उसमें आपको क्या करना है, क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं। तो उसमें आप मान लो आप प्री क्लिनिकल कर रहे हो, एनिमल्स के ऊपर ट्रायल कर रहे हो। अब क्या होगा कि आप लोगों ने ICH या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से वो का बात नहीं की, तो क्या होगा, मान लो ये कोई A बंदा है, ये B बंदा है, तो क्या कर रहे हैं, दोनों लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग एनिमल के ऊपर सेम ही टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, मार रहे हैं फ्री फालतू में। तो अगर ICH के अंदर में जाएगा तो ये पहले से बता देगा भाई इस चीज़ पर ये लोग भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है उसी को आप या देख लो या फिर मिलकर करो, या फिर जिसने पहले किया उसका मान्य होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, हर मतलब फ्री फालतू में आप एनिमल को परेशान या मार नहीं सकते हो। तो ये ICH हमारा चेकआउट कर रहा है। दूसरा क्या होता है कि इसका मतलब एक पर्पज बताया जाता है, कभी एक क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ICH, कि ICH हमारी स्थापना क्यों हुई, क्या हुआ। तो क्या हुआ था, एक टाइम पर 1960 की बात है यूरोप के अंदर। तो यूरोप में क्या हुआ, थैलेमाइड ट्रेजेडी हुई। तो थैलेमाइड ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, थैलेमाइड एक हमारा नया ड्रग आया गया और उस टाइम पर कोई भी इतने मतलब गाइडलाइंस या फिर रेगुलेशन नहीं थे, आया ड्रग, लोग यूज़ करने लग गए। अब यूज़ से क्या हुआ कि थैलेमाइड ने पहले जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती थी उनको मतलब ये दवाई थी, उनको दर्द वगैरह ना हो और वो प्रॉपर तरीके से अपने सारे मतलब फंक्शन जो भी प्रेगनेंसी में चाहिए प्रॉपर होते रहें। उस टाइम ये ड्रग चली, उससे लोगों को फायदा हुआ, प्रेग्नेंट वुमेन को फायदा हुआ और बहुत ज़्यादा ये फैल गई। इतनी फैल गई कि मतलब आपको पता है कोई चीज़ फायदा होती है तो बहुत जल्दी फैलती चली गई। लेकिन जब मतलब प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हुआ, डिलीवरी हुई, तो पाया गया कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वो मतलब कोई अपाहिज है, कोई अपंग है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम साइड इफेक्ट कॉज हुई। तो इस बात उसके बाद से मतलब ये एकदम सीरियसली हुआ यूरोप में और इसके बाद ये गाइडलाइंस वगैरह बनाई गई, तरह तरह की चीज़ें हमारी बनाई गई और हमारे फार्मेसी एक्ट भी बनाए गए, मतलब बहुत सारे एक्ट हमारे इन चीज़ों में बनाए गए। और उसके बाद एक भी जो ड्रग आता है इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स अब देने पड़ते हैं और इसीलिए एक एक मतलब ड्रग्स में इतने साल लग जाते हैं कि भाई
बहुत ट्रक ऐसे होते हैं जिनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलते हैं, मतलब स्टार्टिंग में उनके नुकसान नहीं है लेकिन बाद में नुकसान हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि उस ड्रग की प्रॉपर सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हो। तो उन्हीं सब के पर्पज की वजह से हमारा ICH बनाया गया। मैंने कहानी आपको बता दी, आप चाहो तो बनाकर लिख कर आ सकते हो। तो मेन पर्पज यही था कि ICH में हमारी थैलेमाइड ट्रेजेडी हुई थी उसके लिए। तो इससे क्या किया कि रैपिड मतलब लॉ में इंक्रीजमेंट किया गया, गाइडलाइंस वगैरह बनाई गई, किसके लिए? क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। ये 3 चीज़ें, यानी कि QSE, क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, ये 3 मेन काम होते हैं हमारे ICH के, जो मेंटेन करके रखता है। और ICH हमारा क्या है? 2 जॉइंट मतलब प्राइवेट रेगुलेटरी दोनों है। अब इसको लॉन्ग में पढ़ लेना, इसमें कौन कौन से मतलब ये आती हैं रेगुलेटरी, इनके नाम भी है, तो वो भी चीज़ें आप जो है पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो यही हमारा मेन हो गया। अब इसकी जो गाइडलाइंस है वो लॉन्ग में पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेबिलिटी गाइडलाइन जो होती है। 8th क्वेश्चन हमारा था QSEM हमारा क्या होता है। तो ये हमारा जो ICH अभी पढ़ा उसके एलिमेंट्स थे एक्चुअल में, जो 4 एलिमेंट्स होते हैं QSEM। ये हमारे सिलेबस में भी अलग से लिखे हैं और ये भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। तो QSE का मतलब तो मैंने बता दिया, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, और M का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ये 4 चीज़ें हैं, इसको आप डिटेल्स में पढ़ लेना। अब जो इन सब के मतलब क्या है, गाइडलाइंस है, बहुत लंबी लंबी है। तो जो पहला हमारा क्वालिटी वाला है ना, स्टेबिलिटी की भी कई बार मतलब आ जाती है, सेफ्टी की। तो जो क्वालिटी वाला है इसके अंदर हमारी Q1, Q2, Q3 करके आती है। तो Q1 में हमारी स्टेबिलिटी आती है। इसके ऊपर कई बार हमारे आ जाते हैं Q1A, यानी कि देखा जाए बहुत सारी हमारी वो गाइडलाइंस हैं। अब जो मेन फोकस है, आप सारे कुछ पढ़ नहीं सकते, तो मेन फोकस आपको क्या करना है, क्वालिटी वाली जो है उसकी जो Q1 वाली, Q2 वाली, इनको आप देख लो। मतलब मेन ये क्वालिटी वाली आप लोग चार्ट लेना, कैसे क्या होती है गाइडलाइंस, स्टेबिलिटी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, आता भी है ICH गाइडलाइंस, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है। 9th क्वेश्चन हमारा आता है QVD, यानी कि क्वालिटी बाई डिजाइन। अब ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, तो इसके लिए सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे सारी कहानी मैं पढ़ भी देता हूँ कि स्ट्रेटेजिक प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है वही हमारी ये चीज़ कहलाती है। अब सिंपल समझो होता क्या है यहाँ पर। तो मान लो कि आपको कोई भी चीज़ बनानी है, मान लो आपको दिया गया है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट में मान लो आपको एग्जाम्पल दिया गया, आपको क्या बनाना है, कोई भी मान लो, चलो बहुत टाइम से मैगी नहीं बनाई, आज मैगी बनाते हैं। तो लेट करो कि आपको मैगी बनानी है। तो मैगी बनाने के लिए आपको क्या करेंगे, पहले स्ट्रेटजी चाहिए। अब बहुत लोग कहते हैं 2 मिनट का खेल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मसाला कब डालना है और पहले क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको प्याज वगैरह कट करनी है, आपने टमाटर वगैरह कट कर दिए, आपने मैगी के पैकेट फाड़ के अलग रख लिए। देन आप उसमें क्या करोगे, पहले सबसे पहले मतलब 2 तरह से, या तो उसको बॉईल करोगे या वो करोगे। तो जो भी है पहले उसकी क्या है, स्ट्रेटजी तैयार हो रखी है। तो QVD हमारी एक्चुअल में यही है कि हमको कोई भी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसको बनाना कैसे है, उसकी पूरी स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं क्वालिटी बाई डिज़ाइन, यानी हम उसकी पहले से डिज़ाइन तैयार करते हैं। जैसे कोई भी हमारा घर वगैरह बनता है, तो घर बनाने से पहले हम उसका एक नक्शा बनवाते हैं कि कैसे क्या बनेगा, कहाँ पे क्या रहेगा, उस घर की डिज़ाइन बनवाते हैं। तो वही हमारा क्वालिटी बाई डिज़ाइन है कि इससे हमारी क्या होगी, क्वालिटी हमारी बेहतर रहेगी। क्योंकि कोई प्रोडक्ट हम डायरेक्टली लाइव नहीं बना रहे हैं, हमने पहले से पता कर रखा है कैसे हमें क्या करना है, किस मूवमेंट पर क्या करना है, वही हमारा क्वालिटी बाई डिज़ाइन कहलाता है। तो इट इज द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेवलपमेंट दैट बिगन्स विद प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। ये हमारा वो है सिस्टमैटिक अप्रोच जिसमें हमें पहले से हमारे जो ऑब्जेक्टिव है प्री डिफाइंड हम पहले से कर चुके हैं। एम्फसाइज प्रोडक्ट हम पहले से सोच चुके हैं क्या कैसे है। प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेस हम समझ चुके हैं, प्रोसेस कंट्रोल कैसे करना है, तो ये पूरा फंडा हम कर चुके हैं। और क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट भी हम देख चुके हैं, क्या हो सकते हैं रिस्क, क्या नहीं हो सकते हैं। यही हमारा क्वालिटी बाई डिजाइन कहलाता है। हिंदी मैंने समझा दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। 10th क्वेश्चन हमारा आता है ISO के बारे में। तो ISO वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमारा लॉन्ग में भी कई बार आया हुआ है। तो ISO की अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये हमारा जो है OS थोड़ा ऐसे उल्टा हो गया है, तो बस याद कर लेना क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब ISO है क्या, वैसे देसी भाषा में समझो क्या है कि जैसे कोई भी हमारा प्रोडक्ट वगैरह होता है उसके पीछे जो ISO है उसकी कुछ इस तरह की हमारी मोहर लगी होती है, ये तरह की होती है, यहाँ I होता है, यहाँ O होता है, ISO, इस तरह की कोई मोहर होती है हमारी, तो ये ISO होता है। अब ISO का मेन हमारा काम क्या होता है, ये सर्टिफाई करता है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा उसकी क्वालिटी हमारी कैसी है। अगर ISO अपना सर्टिफिकेशन दे देता है किसी कंपनी को या किसी प्रोडक्ट में, मतलब वो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ISO द्वारा सर्टिफाइड है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, लेट करो कि अपनी कंपनी में क्या है, ये पेंसिल बनती है। अब अगर कोई बाहर से कंपनी आती है और उसको क्या करना है, मतलब इस वाली कंपनी, हमारी जो देश है, हमारे देश के साथ में बिजनेस करना है, कोई भी फॉरेन कंट्री हमारी, तो अब उसको चाहिए स्टैंडर्ड, यानी कि वो चाहती है बढ़िया क्वालिटी। तो वो कैसे पहचानेगी भाई, क्या करेगी, कैसे पहचानेगी। अब मान लो 4 बंदे हैं, किसी बंदे ने कह दिया ये वाली बढ़िया ये ले लो, किसी ने बोले ये बढ़िया ये ले लो, लेकिन भाई कंपनी को तो चाहिए रियल वैलिड, जो हमारी एक्चुअल में वैलिड हो। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इस तरह के वो सर्टिफिकेट को चेक करते हैं। मान लो कोई प्रोडक्ट है उसको अगर ISO द्वारा सर्टिफिकेट मिला हुआ है या WHO द्वारा किसी कंपनी को, जो फार्मा कंपनी उसको सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई, इसको अगर WHO ने पास कर दिया, जो खुद इतनी बड़ी संस्था है, तो ऑटोमेटिक बात है कि ये कंपनी हमारे अच्छे प्रोडक्ट बना रही होगी। तो इसीलिए ये जितने भी हमारे ऐसे जो मतलब सर्टिफिकेट वाली चीज़ें होती हैं, ISO हो गया, WHO हो गया, इनके जो मार्क है वो इसलिए ज़रूरी होते हैं कि ये हमारी उस प्रोडक्ट को वेरीफाई कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा बढ़िया है। अब अगर कोई भी बाहर से कंपनी या हम लोग जो कस्टमर हो गए, नॉर्मल पीपल्स हो गए, उनको वो चीज़ खरीदनी है तो हम वही खरीदेंगे। और इसीलिए आपने कई जगह ऐड में देखा होगा, लिखा होता है कि ये ISO द्वारा सर्टिफाइड है या ये है वो, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड होता है, जो हमारा मेनली देखो ISO जो 9000 है, ये मेनली हमारा क्या करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड अप्लाई करता है, यानी कि क्वालिटी यहाँ पर मेन चीज़ हमारी की जा रही है, ठीक है। अब ISO सर्टिफाई करता है कंपनी को उसकी क्वालिटी के लिए। इट हेल्प टू कंपनी सेटिस्फाई कस्टमर, कंपनी को सेटिस्फाई करा अपने कस्टमर, यानी कि अगर किसी कंपनी के पास ISO का सर्टिफिकेट है तो उसके कस्टमर हमारे सेटिस्फाई रहेंगे कि भाई कंपनी के पास हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है, यानी कि ये अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। इट प्रोवाइड बेस लेवल ऑफ क्वालिटी सिस्टम, नॉट अ कंप्लीट गारंटी ऑफ क्वालिटी। जो ISO वो हमारे एक तरह से बेस लेवल क्वालिटी सिस्टम को बताता है, लेकिन जो कंपनी वाले हैं उन्होंने ISO को इतना ज़्यादा मतलब हाइप क्रिएट कर रखी है कि ISO का सर्टिफिकेट है मतलब हम सबसे बेस्ट है, हमारे पास से सामान ले लो। तो ये बेस लेवल की हमारी क्वालिटी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ISO आप जहाँ समझ गए। सेकंड हमारा आता है ISO 14000 वाला। तो जो 9000 है वो हमारा देखो कंपेयर में याद करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा, 9000 वाला हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मतलब एक तरह से रेफर करता है उसके स्टैंडर्ड, लेकिन जो 14000 वाला वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को रेफर करता है। अब एनवायरमेंटल से आप क्या समझते हो, तो हमारे जो आस पड़ोस का सराउंडिंग एरिया होता है उसको एनवायरमेंट बोलते हैं। जैसे हमारे आस पड़ोस में सेफ्टी कितनी है, कि सेफ है, सब क्लीन है, साफ सफाई है, हेल्दी लोग कितने हैं, तो इन सब के जो स्टैंडर्ड सेट करता है वो हमारा ISO 14000 हो जाएगा। इसका सर्टिफिकेट कहीं मिलता है, मतलब वो चीज़ हमारी क्या है, क्लीन और एनवायरमेंट मतलब अच्छी है। 11th क्वेश्चन हमारा आता है NABL। NABL बोले तो नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन ये हमारा बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। चार चीज़ें, NABL से हमारा आता है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड, और यहाँ पर लास्ट में L से आता है लेबोरेटरी। अब बीच की कहानी आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी। तो क्या है, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरी, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरी। अब इसका मेन काम क्या है, नाम से अगर समझे यहाँ पर, तो जो हमारी लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं, यानी कि जितनी हमारी आपको बताया कि कुछ गवर्नमेंट लैब्स होती हैं, उनका मेन काम क्या है, कोई भी फॉरेंसिक वाले भेजते हैं या कहीं भी कोई सबूत होता है, किसी भी चीज़ की हमें जांच पड़ताल करनी होती है, तो वो इन्हीं लेबोरेटरीज में आके की जाती है। तो इन लेबोरेटरीज को कौन मतलब ऑथराइज करा कि ये लेबोरेटरीज हमारी अच्छी है या बुरी है, इन लेबोरेटरीज को ऑथराइज करा हमारा NABL। ये हमारी पूरी संस्था है जो पूरे इसको कह रही है, ऑथराइज कर रही है भाई ये चीज़ हमारी अच्छी है या बेस्ट है। तो इट स्पेसिफाई द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपिटेंस टू कैरी आउट टेस्ट एंड कैलिब्रेशन इंक्लूडिंग सैंपल। तो ये हमारा मतलब एक तरह से पूरा स्पेसिफाई कर रहा है कि ये लैब हमारी अच्छी है, ये लैब अच्छी है, इसके अंदर जाके आप अपना टेस्ट वगैरह पूरा अच्छे से करा सकते हो। तो ये हमारा होता है पूरा, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ लेना, ये शायद 5 या 7 नंबर में कई बार आ जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी इसके बारे में बात करें तो ये हमारा इट प्रोवाइड नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि अगर किसी को NABL का सर्टिफिकेट मिल गया तो माना जाता है कि वो लैब हमारी इंटरनेशनल बेस पे काम कर रही है। बाकी इट सर्टिफाई द लेबोरेटरीज, ये हमारा मेनली काम क्या है कि हमारे लेबोरेटरीज वगैरह उनको सर्टिफाई यानी कि ठप्पा ऐसे पहुंचाता है, मोहर ये लग गया मतलब हमारी ये लैब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हमारी। तो NABL आप समझ गए होगे, फुल फॉर्म याद रखना, आधा 1 नंबर तो उसी का हो जाता है। अब 12th आता है हमारा स्टेराइल एरिया। हमारे क्या होते हैं, तो स्टेराइल एरिया तो आप नाम से समझते हो, एरिया मतलब कोई जगह हो गई। तो ये हमारा वो प्रेमिसेस है जो हमारा क्या है, मतलब हर तरह से माइक्रोवेल कॉन्टामिनेशन से फ्री है। क्या है, तो मान लो एक हमारे पास ये रूम है, अब ये रूम में क्या है, हमारी कोई गंदगी नहीं है, कोई हमारा माइक्रोवेल कॉन्टामिनेशन नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर हम अच्छे से सारा काम कर सकते हैं और हमारी कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी। तो ऐसी जगह हमारी स्टेराइल एरिया कहलाती हैं, जो हमारी जगह क्या है, क्लीन है, डिज़ाइन कंस्ट्रक्टेड है, अच्छी तरह की जा रही है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो कर्व बनाए जाते हैं, कोने ना बनाए, जैसे माइक्रोब ना करके हैपा फिल्टर लगाए जाते हैं, अंदर कोई चीज़ ना आता है। तो यही है कि माइक्रोवेल कंटामिनेशन को हम प्रिवेंट करके रखते हैं और ये हर तरह के कंटामिनेशन से हमारे फ्री होते हैं। तो ये हमारे स्टेराइल एरियाज होते हैं जिनमें मोस्टली पेरेंटल वाले इंजेक्शन वगैरह का काम किया जाता है। 13 हमारा आता है एनवायरमेंटल कंट्रोल। से आप क्या समझते हो, तो एनवायरमेंट से आप क्या समझते हो, ये मैंने पहले बता दिया कि हमारे जो आस पड़ोस का एरिया होता है उसी को मैं एक तरह से एनवायरमेंट यहाँ घोषित करते हैं। तो ये हमारा एंटायर सराउंडिंग एरिया हो गया। अब इसमें हमारा क्या क्या होता है, तो बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल लिंक सारा कुछ हमारे यहाँ प्रेजेंट है, वो हमारे एक तरह से इसी में आ जाता है। तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जो प्लांट वगैरह है वो हमारे लार्ज अमाउंट में वेस्ट मटेरियल कंटेन करते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है कोई भी हमारी जो कंपनी वगैरह है वो इतना वेस्ट करती है। आपने कितनी सारी मूवीज़ में देखा होगा कि जो हमारी कंपनी है वो वेस्ट मटेरियल बनाती हैं और उससे हमारे आस पड़ोस के गाँव वाले या कोई नदी हमारी
कंटामिनेट हो जाती है और बहुत लोगों को नुकसान होता है, यानी कि ये पॉल्यूशन हमारे क्रिएट करती हैं। तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल का हमारा यही मेन मकसद यहाँ पर है कि जो हमारे ये वेस्ट मटेरियल है या जो हमारे इनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको कंट्रोल करना ही हमारा इन्वायरमेंटल कंट्रोल कहलाता है। ये कहानी आपको मेन समझानी पड़ी कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल हम कर किसका रहे हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल हमारा निकल रहा है कंपनियों से, जो धुआं निकल रहा है, पॉल्यूशन निकल रहा है, जो नॉइस निकल रही है, नॉइस पॉल्यूशन है, इन सबको कंट्रोल करना ही हमारा इन्वायरमेंटल कंट्रोल कहलाता है। तो इट्स इट टुक एप्रोप्रिएट स्टेप टू रिड्यूस द वेस्ट मटेरियल, टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंट्रोल द पॉपुलेशन को पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन जो हमारा मतलब पॉल्यूशन होगा इसको कंट्रोल करना, वेस्ट मटेरियल को कंट्रोल करना, कंजप्शन जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको कम करना। तो यही सारी चीज़ें आ जाती है। बाकी हम इन चीज़ों को ट्रीट भी कर सकते हैं। तो हमारा फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड भी है जो हमारे वेस्ट मटेरियल को ट्रीट करते हैं। अब 13 आ रहा है हमारा कॉन्टामिनेशन कंट्रोल से आप क्या समझते हैं। तो कॉन्टामिनेशन कंट्रोल हमारा क्या हो गया कि कॉन्टामिनेशन क्या होती है। कॉन्टामिनेशन मतलब क्या है, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें कुछ अलग चीज़ आ गई, जैसे मान लो चाय में मक्खी गिर जाना, दूध में मक्खी गिर जाना, तो जो मक्खी है वो हमारा कॉन्टामिनेशन हो गई कि वहाँ पर कोई फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन मतलब क्या है, वो उससे मिलता जुलता नहीं। अब मक्खी के झुंड में मक्खी फॉरेन होगी नहीं होगी, लेकिन मक्खी दूध के या चाय के अंदर हमारा फॉरेन सब्सटेंस हो गया, तो वो हम बोलेंगे कि कॉन्टामिनेशन होगी। तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन सब्सटेंस इन द प्रोडक्ट सच एज डर्ट, डस्ट, पोलन, स्पोर, बैक्टीरिया। अगर ऐसा कुछ भी चीज़ है, मतलब गंदगी, मिट्टी हो गई, कोई फॉरेन हो गया, बैक्टीरिया, वायरस कुछ हो गया, ये हमारा कॉन्टामिनेशन कहलाता है। तो टू कंट्रोल द कॉन्टामिनेशन इन इंडस्ट्रियल एरिया इज नेसेसरी। कॉन्टामिनेशन को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमारे प्रोडक्ट वगैरह खराब ना हो। अब ये कंट्रोल किया जा सकता है, यूज प्रॉपर टूल्स डिजाइन, कोई प्रॉपर टूल वगैरह उससे, या क्रॉस कॉन्टामिनेशन को प्रिवेंट कर दें। क्रॉस कॉन्टामिनेशन से आप क्या समझते हो, ये आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। देखते हैं कितने लोग भाई टोटल जो से आ रहे हैं तो क्रॉस कॉन्टामिनेशन के बारे में आते हैं, तो इसको आप कमेंट्स में लिख के बताओ। 14 क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन पर्सनल करो। तो पर्सनल एक्चुअल में क्या हो गया, पर्सनल हमारा वो बंदा हो गया, वो एक्चुअल में इंडिविजुअल पर्सन हो गया जो सारे के सारे काम करता है। यानी कि कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहा है, कोई प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई पैकेजिंग कर रहा है, कोई हैंडलिंग कर रहा है, ड्रग प्रोडक्ट के बारे में कोई ट्रेनिंग पहुंचा रहा है, कोई एजुकेशन कर रहा है, तो जो कोई भी हमारा पर्सन है वो हमारा एक पर्सनल कहलाएगा अगर वो इंडिविजुअल हम ले लेते हैं। तो आप पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन आज नोन एज अ पर्सनल बंदा। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हमारी पूरी एंटिटी या फिर पूरी कंपनी हो गई जो हमारी क्या कर रही है, हमारे किसी भी प्रोडक्ट को बना रही है। तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, एन इंस्टीट्यूट और एन एसोसिएशन कंप्राइजिंग वन और मोर पीपल। वो हमारी वन या उससे ज़्यादा पीपल को कंटेन करती है एंड हैविंग पर्टिकुलर पर्पस होते हैं उनके, वो ज्यादा चीज़ों को बनाती है। कंपनी वगैरह डिफाइन करनी है वो आप करके आ जाओगे। अब 15 हमारा आता है मटेरियल मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो। तो मटेरियल मैनेजमेंट का सिंपल देखो, नाम से क्या है, मैनेजमेंट किस चीज़ का, मटेरियल का। तो एक हमारी ये साइंटिफिक प्रोसेस है, एक हमारी साइंटिफिक टेक्निक है जिसके अंदर हम मेनली क्या कर रहे हैं, हम पहले से प्लान कर रहे हैं जिससे हमारा जो मटेरियल है वो हमारा जो फ्लो उसका है वो रुके ना। अब इसका मतलब क्या है, तो मान लो आपकी पूरी कंपनी चल रही है, ठीक है। अब इस कंपनी में मान लो आप जूते बना रहे हो, जूते के लिए आपको चाहिए चमड़ा, तो यहाँ से चमड़ा आपका आ रहा है, यहाँ उसकी प्रोसेस करके आप यहाँ जूते बनाए जा रहे हो। अब अगर यहाँ पर इस चीज़ की रुकती है यहाँ पर, तो आपकी आगे की प्रोसेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो मटेरियल मैनेजमेंट से हम यही समझते हैं कि जो हमारा फ्लो है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल जा रहा है उससे हमारे जो नया प्रोडक्ट बनता जा रहा है, ये प्रोसेस जो हमारा फ्लो है वो हमारा ना रुके। और ये पूरा जो हमारा कंट्रोल कहाँ से रखा है, इनिशियल परचेज से लेकर डेस्टिनेशन तक। हमने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, उससे हमारा प्रोडक्ट बन के फाइनली हमारा कहाँ पहुँच गया, वो सब चीज़ें हमारी मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आती है कि हमको जो पूरा मटेरियल है उसको मैनेज करके रखना है, उसकी कमी नहीं पड़नी चाहिए, अवेलेबिलिटी रहनी है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब मटेरियल मैनेजमेंट के हमारे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, डिमांड एस्टिमेशन, कि हमको डिमांड पहले से पता होनी चाहिए कितना क्या है, कैसे, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा हो गया तो बेस्ट हो जाएगा, कम हो गया तो कमी पड़ जाएगी हमारी। उसके बाद आइडेंटिफाई द नीडेड आइटम, जो आइटम हमको चाहिए उसकी जरूर मतलब क्या क्या चाहिए वो। कैलकुलेट फ्रॉम द ट्रेंड्स इन कंजप्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर, ट्रेंड्स को हमें पता करना है कि लास्ट 2 साल में कोई चीज़ हमारी कितनी यूज़ हुई है, ज़्यादा हुई है देन उसका ज़्यादा चीज़ चाहिए, कम हुई है तो कम चाहिए, ये चीज़। रिव्यू विद रिसर्च कॉन्सेप्ट, यानी कि रिसोर्स लिमिटेशन, किसी चीज़ के रिसोर्स कम होने वाले हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह का बोलते हैं रिसोर्स कम होने वाला है, लेकिन फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चल भी रहा है धीरे धीरे कि भाई ईवी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, चल रही हैं, तो धीरे धीरे 20-25 साल या 50-100 साल बाद हो सकता है कि पेट्रोल की जगह टोटल हमारा इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा सारा कुछ। तो इसी तरह हमारे जो लिमिटेशन सोर्स हैं उसको भी हमें रिव्यू करना है और उसकी जगह कोई अल्टरनेट चीज़ हमको लेके आनी है। 16 हमारा आता है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, तो कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह है वो कैसे हमारे मतलब अंदर आती हैं या किसी भी प्रोडक्ट को हमारे ख़राब कर सकती हैं, इसके बारे में लिख दोगे आप। इम्प्योरिटीज़ हमारा वही कॉन्टामिनेशन वाला हो गया कि कोई भी हमारी क्या है फॉरेन सब्सटेंस हो गया, वो हमारी क्या कहलाती है, इम्प्योरिटीज़ कहलाती है। अब ये हमारा करेगा क्या कैसे, तो ये हमारा रॉ मटेरियल में आ सकता है,
केमिकल इनस्टेबिलिटी के थ्रू आ सकता है। कोई भी केमिकल में हमारे कोई प्रॉब्लम होगी, रिएक्शन होगी, उसके थ्रू। रिएक्शन विद कंटेनर एलिमेंट, जिस कंटेनर में हमने सामान रखा है अपना रॉ मटेरियल, उस कंटेनर के द्वारा कोई रिएक्शन हो गई। मैन्युफैक्चरिंग हजार्डिस, बनाते टाइम कोई प्रॉब्लम हो गई। क्रॉस कॉन्टामिनेशन, ये आपको कमेंट्स में लिख के बताना, पूछा है मैंने। और माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन, मतलब कोई बैक्टीरिया वायरस हमारा मिल गया तो ये हमारा ही है। तो ये हमारे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, मतलब इन तरीके से हमारे किसी भी प्रोडक्ट या फिर कंपनी में इम्प्योरिटीज हमारी आ सकती है। तो इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अभी भी कई बार आ जाता है, तो आप ये समझ चुके होंगे। 17 क्वेश्चन हमारा आता है प्राइमरी पैकेजिंग। तो यहाँ पर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग को आपको बता दूंगा, इसकी पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, आप यहाँ भी पढ़ सकते हो। तो थोड़ा बहुत प्राइमरी पैकेजिंग के बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे, क्या है, इट इज अ पैकेजिंग दैट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूजेबल और मतलब प्रोडक्ट है। यानी कि जो प्राइमरी पैकेजिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे ये प्रोडक्ट है, मान लो ये पेंसिल वाले कलर का, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर जो पहली पैकेजिंग है, यानी कि जो सबसे ऊपर हमारे इस प्रोडक्ट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो पैकेजिंग है, उसको हम प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, अब जो हमारे ये फाइनल प्रोडक्ट है जो हमारे पहले हो गए, इसको हम क्या करते हैं, फिर एक बड़े बॉक्स में रख देते हैं, तो वो हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगी। यानी कि सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है, इट इज द पैकेजिंग दैट पुल्स टुगेदर ऑल द प्राइमरी पैकेजिंग। यानी कि ये जितने भी हमारी प्राइमरी पैकेजिंग उन सबको आपस में पैक करके रखती है, तो वो उसको एक सिंगल प्रोडक्ट बना देती है, तो वो हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग होगी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूँ कि मान लो आपने किसी से चॉकलेट मांगी, तो आपने दुकान से चॉकलेट खरीदी, तो मान लो ये हमारी चॉकलेट होगी, तो चॉकलेट के ऊपर जो आपका रैपर होता है वो हमारा प्राइमरी पैकेजिंग हो गया। लेकिन मान लो आपका बर्थडे वगैरह पार्टी, तो आपने क्या किया, आपने वहाँ पर बोला कि भाई चॉकलेट का पूरा बॉक्स दे दो, बड़े बॉक्स दे दो। उस बॉक्स के अंदर मान लो 50 चॉकलेट या 10 चॉकलेट है, तो जो पूरा बॉक्स है वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाता है। एक और टर्म आता है थर्ड टर्सरी पैकेजिंग, अगर कभी आता है तो वो हमारा फाइनल होता है। यानी कि जो चॉकलेट के बॉक्स है हमारे इतने छोटे छोटे वाले, जिसके अंदर हमारी 50 या 100 चॉकलेट है, वो बॉक्स के भी बॉक्स आए होंगे, यानी कि वो बॉक्स भी हमारा किसी बड़े बड़े बॉक्स में भरे होंगे। तो जो लार्ज अमाउंट के बॉक्स होते हैं जो हमारे मतलब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, वो हमारी टर्सरी पैकेजिंग यानी कि फाइनल प्रोडक्ट है। आप केवल दो समझो, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी चॉकलेट के ऊपर जो रैपर हो गया वो सेकेंडरी चॉकलेट का जो डब्बा हो गया। तो बस इससे आपको ये याद रहेगा। 18 क्वेश्चन आता है डिफाइन ग्लास। ग्लास को आपको डिफाइन करना है, तो ग्लास हमारा एक पैकेजिंग मटेरियल होता है जिसको हमें यहाँ बताना है। तो ग्लास इट इज अ स्ट्रॉन्ग, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग होता है। रिगिड मतलब थोड़ा ठोस, केमिकल मतलब पूरा केमिकल के द्वारा रिएक्शन वगैरह होती हैं। एंड इनर्ट मतलब क्या है, ग्लास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट रखोगे तो वो खराब नहीं होगा। देन इनपरमिएबल मतलब क्या है, वो आर पार नहीं होगा। एंड प्रोसेस प्रोटेक्टिव क्वालिटीज, और उसके पास प्रोटेक्टिव क्वालिटी होती है। यानी कि ग्लास हमारा एक बहुत बढ़िया पैकेजिंग मटेरियल है जो स्ट्रॉन्ग भी है, ताकतवर भी है, रिगिड भी है, ठोस भी है, केमिकली भी मतलब फिट होता है। इनर्ट इम्परमिएबल है, यानी कि इनर्ट भी हमारा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्परमिएबल मतलब वो उसमें आर पार नहीं होगी, चीज़ें संभाल सकता है, और मतलब एक तरह से प्रोटेक्टिव क्वालिटी सारी होती है। अब ग्लास की कई बार क्लासिफिकेशन आता है, ये हमारा लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। तो ये हमारे चार चीज़ें को मतलब डिफाइन करता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 जो हमारा ग्लास होता है वो हमारा न्यूट्रल और बोरोसिलिकेट का ग्लास होता है, जो हाईली रेजिस्टेंस हमारा होता है। टाइप 2 का ग्लास हमारा होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है। टाइप 3 का हमारा सिर्फ सोडा लाइम ग्लास होता है, और टाइप 4 हमारा होता है जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास होता है। तो ये चारों टाइप्स है, इनके बारे में डिटेल्स में आप पढ़ लेना। लॉन्ग वीडियो या क्वेश्चन वगैरह पीडीएफ आपको कहीं मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हो। 19 क्वेश्चन हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ नाम दे रहा हूँ, पढ़ना आपको खुद है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। ग्लास के ऊपर का पूरा टेस्ट वगैरह आ जाते हैं कई बार, ये चीज़ आप देख लेना। तो पहला हमारे इसमें आता है केमिकल रेजिस्टेंस है, इसमें हम केमिकल का यूज़ करते हैं, उसके द्वारा हम पता करते हैं। इसके अंदर दो टेस्ट आते हैं, पाउडर ग्लास टेस्ट, वाटर पर टेस्ट है। ये दोनों टेस्ट हमारे कई बार एग्जाम में आए हैं, 2 मार्क्स में भी लॉन्ग में, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है और इसको डिटेल्स में आप लोग पढ़ लेना। सेकंड हमारा हाइड्रोलिक रेजिस्टेंट टेस्ट हो गया, आर्सेनिक टेस्ट हो गया, थर्मल शॉक टेस्ट हो गया, इंटरनल बस्टिंग प्रेशर टेस्ट हो गया। तो 5 टेस्ट हैं, आप ट्राई करना जितने आप पढ़ सको उतने आप पढ़ सको। स्टार्टिंग का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले दोनों टेस्ट आप अच्छे से पढ़ लेना। तो एक टेस्ट मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ, वाटर अटैक टेस्ट, तो इसके थ्रू आपको पता लग जाए कैसे। तो जो वाटर अटैक टेस्ट है वो हमारा मेनली टाइप 2 ग्लास यानी कि सोडा लाइम ग्लास जो हमारा होता है, यहाँ पे ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है, उसके लिए हमारा ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब वाटर अटैक टेस्ट में क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी ग्लास है, तो ग्लास को हम क्या करते हैं, एल्कली के साथ हमने ट्रीट करते हैं, जो हमारा एल्कली सब्सटेंस होता है बेसिक नेचर का, तो इसके साथ हम ट्रीट करते हैं। तो कुछ एल्कली क्या होता है, हमारा जो वाटर का सर्फेस हो गया, ग्लास का सर्फेस हो गया, उस पर रह जाता है, और वो जरूरी भी है कि वो हमारा रह जाए, क्योंकि क्या होता है, एल्कली हमारे लिए क्या है, बढ़िया चीज़ है। यानी कि जब अगर मान लो एल्कली किसी मतलब कोई हमारा जो ग्लास है वो एल्कली के साथ अगर ट्रीटेड है, तो वो ग्लास हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, यानी कि पानी से वो चीज़ हमारी खराब नहीं होगी, और भी चीज़ हमारा वो सेफ रहेगा। अब होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारा ये वाटर अटैक टेस्ट है, ये यही को चेक करता है कि जो हमारा एल्कली है वो कितना लीस्ट हो रहा है। लीस्ट मतलब निकलता जा रहा है, वो हमारा स्पेसिफिक लिमिट में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यानी कि ज़्यादा तो कहीं, जैसे हम उसको जो ट्रीट कर रहे हैं अपने एल्कली या गिलास वगैरह को, उसमें हमारा जो एल्कली मटेरियल है वो रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ज़्यादा तो नहीं निकल जा रहा है, ज़्यादा मतलब बाहर तो नहीं चला जा रहा है, ज़्यादा रिमूव तो नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा रिमूवल नहीं होनी चाहिए, उसी को हमारा ये चेक करता है। ठीक है, अब ये मतलब क्या कैसे है, तो मोस्टली हमारे एम्प्यूल्स वगैरह में ही चेक किया जाता है। अब इसको
इसको चेक कैसे करते हैं, तो हमारा जो कोई भी मतलब ग्लास कंटेनर है या कोई एम्प्यूल्स वगैरह हो गया, उसको हम सल्फर डाइऑक्साइड की मतलब फ्यूज़ किया जाएगा उसके साथ में, जो हमारी फ्यूम्स होती हैं उसके धुएं के साथ में। देन यहाँ पर हमारा जो सरफेस न्यूट्रल एल्कली है वो हमारा न्यूट्रलाइज होने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद वो हमारा केमिकली रेजिस्टेंस और बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पर जो मिथाइल लेड इंडिकेटर है वो इसको इंडिकेट, मुझे पता है आपको ये पूरा डिटेल्स में समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये थोड़ी डिटेल्स वाली चीज़ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ लेना। मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि इट इन्वॉल्व द टेस्ट विच डिटरमाइन द एल्कली लीच फ्रॉम द सरफेस इन लिमिटेड अमाउंट और नॉट, यानी कि एल्कली लीच हो रहा है वो कितने अमाउंट में हो रहा है, ये जरूरी होता है, कैसे होता है ये थोड़ा बहुत बता दिया, लॉन्ग में आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वाला हमारी चीज़ हो गया। तो 21 हमारा क्वेश्चन आता है रबर क्लोजर्स क्या होते हैं। तो हमारे जितने भी एम्प्यूल्स आपने इस तरह के देखे होंगे, वाइल्स वगैरह देखे होंगे, इनके ऊपर एक रबड़ का ये होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत डॉक्टर क्या है इसी के अंदर रबड़ के अंदर से इंजेक्शन लगाते हैं, इसका भर लेते हैं, पाउडर होता है, तो मतलब अपना स्टेरल वाटर डाल के इसको पूरा ऐसे तैयार कर देते हैं यहाँ पर। तो ये रबर क्लोजर एक्चुअल में क्या होता है, हमारा क्लोज करता है, यानी कि एक तरह से हमारा ढक्कन हो गया, जो हमारे वाइल्स वगैरह होते हैं उनका हो गया। तो आल्सो नोन एज रबर स्टॉपर भी बोलते हैं इसको। ये हमारा एक तरह से बैरियर होता है जो हमारे वाइल की नेक पर प्रेजेंट होता है, और ये वाइल के अंदर की चीज़ों को प्रिवेंट करता है जिससे कोई बाहर की चीज़ कॉन्टामिनेट ना कर सके। तो ढक्कन का काम क्या होता है किसी भी बोतल के लिए, वही काम हमारा रबर क्लोजर का होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज करता है कंटेनर को, सच एज वाइल्स वगैरह को, ठीक है। तो यही हो गया सिंपल। 22 हमारा आ गया जीएलपी। जीएलपी बोले तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो जीएलपी को अगर हम सिंपल बोले क्या हमारी होती है, तो यहाँ पर हमारी कहानी आ रही है लेबोरेटरीज के बारे में। तो इट इज़ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारा QMS के अंदर आता है। QMS को भी डिटेल्स में पढ़ लेना, कई बार ये पूरा लॉन्ग में आ जाता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो ये एक हमारा फ्रेमवर्क तैयार करता है। अब फ्रेमवर्क का मतलब सिंपल क्या होता है यहाँ पे, तो कोई भी जो हमारी लेबोरेटरी वगैरह है उसमें कैसे काम किया जाएगा, कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उसका एक पूरा हमारा फ्लो चार्ट, या हम कह सकते हैं पूरे एक डिज़ाइन, यानी कि QVD में जो आपने पढ़ा था कि पहले से हम डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, उसी तरह होता है हमारा एक फ्रेमवर्क। यानी कि मान लो मुझे जो वीडियो बनानी है, तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि स्टार्टिंग में क्या करना है, तो मुझे पहले इस वीडियो के बारे में बताना था, मैंने पहले से लिख के रखे थे। मुझे एक आध चीज़ और बतानी थी, तो उसके लिए मैंने एक आध और रफ में चीज़ें लिख के रखी हैं यहाँ पर, तो मुझे पहले से पता है कि क्या कैसे करना है। तो ये मैंने एक तरह से फ्रेमवर्क तैयार कर लिया कि मुझे अब ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। वही हमारा फ्रेमवर्क होता है जो हमारे लेबोरेटरी स्टडी के अंदर आता है। तो इसमें हमारा प्लान क्या किया, परफॉर्म कैसे करना है, मॉनिटर कैसे करना है, और रिपोर्ट कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें हमारी इस GLP के अंदर आ जाती है। तो ये हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करता है हमको, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमको लेबोरेटरी स्टडी कैसे करनी है ये पता होता है, यानी कि हमको स्टडी कैसे करनी है लेबोरेटरीज के बारे में वो पता है, जो इंक्लूड करती हैं 4 चीज़ें, प्लान, परफॉर्म, मॉनिटर एंड रिपोर्टेड। आपको आई होप रट भी गया होगा, याद तो दूर की बात है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 23 क्वेश्चन आता है कंट्रोल आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो यही मैंने जो अभी फ्रेमवर्क बनाया था वो अब मेरा काम आ रहा है यहाँ पर। तो कंट्रोल आर्टिकल से आप क्या समझते हो, सिंपल, तो मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अब उस प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते हैं हम, यानी कि उसको इवेल्युएट करते हैं। अब कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर होते हैं टेस्ट आर्टिकल और कंट्रोल आर्टिकल। अब इनके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो ये जो हमारे यहाँ कोई भी टेस्ट है, तो ये हमारे उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी, उसकी स्ट्रेंथ क्या है हमारी, और वो प्योर कितना, उसकी प्योरिटी, उसका कंपोजिशन क्या, कैसे मिलके कैसे बना, उसके बाकी की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी हमारी इस कंट्रोल आर्टिकल के अंदर लिखी हुई होती हैं। तो ये जो पूरा फंडा हो गया, एक तरह से हमारा पूरा पेपर हो गया, इसी को हम टेस्ट आर्टिकल या फिर कंट्रोल आर्टिकल बोलते हैं, जो हमारे किसी भी प्रोडक्ट की यहाँ पर चीज़ों को पता करता है और हमको ये पता है कि उसमें हम कैसे टेस्ट को अप्लाई करना है या मेथड को अप्लाई करना है। तो कंट्रोल आर्टिकल ये हो गया द आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी एंड कंपोजिशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक विच विल अप्रोचली डिफाइन द टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल, जो हमारे किसी भी टेस्ट को डिफाइन कर सके, कंट्रोल आर्टिकल को डिफाइन कर सकें, ये सारी चीज़ें वही हमारा कंट्रोल आर्टिकल कहलाता है। अब इसका मेन काम क्या है, इट शैल बी डिटरमाइन फॉर ईच बैच एंड शुड बी डॉक्यूमेंटेड। जो टेस्ट आर्टिकल या कंट्रोल आर्टिकल है वो हमारे हर एक बैच के लिए तैयार किया जाता है और डॉक्यूमेंट की फॉर्म में इस तरह अवेलेबल होता है। मान लो हमने यहाँ पर एक बैच ए पूरा तैयार किया जिसमें हमने लगभग 1 लाख मतलब डॉलर 650 mg बना दी, तो उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर कंट्रोल आर्टिकल में मतलब लिखी होगी कि हमने कौन कौन सा टेस्ट किया, क्या क्या उसकी पहचान है, कैसे क्या किया। तो ये हमारे उस चीज़ को मतलब कंट्रोल करके रखता है। आर्टिकल मतलब उसकी डिटेल्स हमारी होगी यहाँ पर। अब जो टेस्ट सिस्टम है वो हमारा क्या है, ये हमारा फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल टेस्ट सिस्टम हो सकता है, कैसे कैसे करना है। इसमें रिकॉर्ड ऑफ सोर्स, डेट ऑफ अराइवल, कब कैसे आया, अराइवल, कंडीशन ऑफ टेस्ट सिस्टम, कोई कैसी ये है, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ कंटेनर की साफ सफाई और सैनिटाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमारी टेस्ट सिस्टम के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिटेल्स में पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, बस मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ यहाँ पर। 24 क्वेश्चन हमारा आता है नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी क्या होती है हमारी। तो देखो यहाँ पर क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी के बारे में आप जानते हो, क्लिनिकल
क्लिनिकल मतलब हम यहाँ पर अपने ह्यूमंस के ऊपर जो दवाई देते हैं वो क्लिनिकल हो गया। नॉन क्लिनिकल का जस्ट इसका उल्टा क्या हो गया, एक्सक्लूड्स। एक्सक्लूड मैंने लिखा है यानी कि यहाँ पर हमें हटा देना है क्या है, फील्ड ट्रायल्स इन एनिमल, यानी कि एनिमल और ह्यूमंस के ऊपर जो ट्रायल नहीं किया जा रहा है वो हमारा क्या हो गया, नॉन क्लिनिकल हो गया। अब इसके अंदर क्या है, नॉट प्रमोट डायरेक्ट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर फॉर पेशेंट। हम इसमें ये मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे या इसके अंदर हम वो प्रोवाइड नहीं करते कि हम डायरेक्टली पेशेंट को डायग्नोस करें या ट्रीट करें। तो ये चीज़ हमें इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। अब ये हो गया, तो फिर इसमें है क्या एक्चुअल में, क्योंकि हम मतलब जानवरों के ऊपर कर नहीं रहे हैं, इंसानों के ऊपर कर नहीं रहे हैं, फिर ये नॉन क्लिनिकल में एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। तो केवल जो नॉन क्लिनिकल वाला है वो एक तरह से हमारा केवल डॉक्यूमेंटेड वाला काम है, यानी कि यहाँ पर जो मुझे हमारे ये टेस्ट आर्टिकल बनाए गए थे जिसमें हमने सब कुछ देखा था कि कैसे टेस्ट परफॉर्म हुआ, क्या कैसे हुआ, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स है, उन्हीं को हम बस उन्हीं को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं। बस उन्हीं के हम यहाँ पर क्या करें, स्टडी करें। यानी कि ये हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें हम स्टडी करते हैं अपने टेस्ट आर्टिकल या फिर टेस्ट सिस्टम के बारे में अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। अगर हमें एक आध कुछ यूज़ भी करना है तो सिर्फ लेबोरेटरी बेस पे, लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मेन मुद्दा क्या है कि इसमें हम सेफ्टी मतलब चेक करते हैं कोई भी प्रोडक्ट के बारे में। तो यही हमारा हो गया नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आप चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। बाकी अगर किसी को इससे अच्छी डेफिनेशन, क्योंकि मुझे पता है ये ज़्यादा बढ़िया नहीं है, अगर किसी के पास अच्छी डेफिनेशन है तो वो यहाँ पर कमेंट्स में लिख के बता सकता है और वो दूसरे लोगों के काम आएगी। तो आप कमेंट्स में लिखो जाए जिससे बाकी लोगों के ये हमारी काम आता है। 25 हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, फार्मास्यूटिकल कंप्लेंट्स क्या होती है हमारी। तो कंप्लेंट हमारी क्या होती है, शिकायत होती है। अब शिकायत हमारी क्या होती है, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज समथिंग रॉन्ग और नॉट गुड इनफ। यानी कि ये हमारी वो कंप्लेंट है जिसमें कोई भी हमारा जो पेशेंट है वो सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट है या उसमें कुछ गलत है या वो उससे खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो कस्टमर का जो डिससेटिस्फैक्शन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, कंपनी की मतलब कंप्लेंट कहलाता है। यानी कि उसमें उसने शिकायत कर दी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। तो यही हमारा फार्मास्यूटिकल कंप्लेंट कहलाता है। इसको आप खुद भी लिख कर आ सकते हो और पढ़ सकते हो। इट इज द स्टेटमेंट दैट इज समथिंग रॉन्ग और नॉट गुड इनफ, नहीं है विच शो कस्टमर जो कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन को शो कर रहा है और कंपनी के प्रोडक्ट या फिर कंपनी के लिए। फार्मास्यूटिकल कंप्लेंट हमारी क्या है, तो ये हमारी 3 तरह की है, क्रिटिकल कंप्लेंट, मेजर कंप्लेंट और माइनर डिफेक्ट्स हमारे। अब क्रिटिकल हमारी बिल्कुल सीरियस वाली है, यानी कि जब हमारा कोई स्टेरल प्रोडक्ट में कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गई, जैसे मान लो किसी को कोरोना ही हो गया तो ये क्रिटिकल हो गई। मेजर क्या हो गया, कोई लेवल मतलब डिसइंफॉर्मेशन हो गया, सीरियस तो है, नुकसान भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा मतलब वैसा नहीं था, प्रोडक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, मान लो उसका लेवल बदल गया था, उस किसी ने गलत दवाई समझ खा ली, तो ये हो गया। माइनर डिसेंट ये क्या है कि भाई कोई क्लोजर फॉल्ट हो गया या कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो गई जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, तो ये माइनर हो गया हमारी। तो 3 तरह की हमारी कंप्लेंट होती है। अब 26 हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, स्टेट हाउ द रिटर्न गुड्स आर हैंडल। अब मान लो कोई भी किसी ने सामान मंगाया था और वो हमारा वापस आ गया, भाई मतलब पेशेंट जो कस्टमर थे उन्होंने वापस भेज दिया कि वो अच्छा नहीं है, देन उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, रिटर्न कैसे आता है वापस। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कैन बी रिटर्न फ्रॉम मार्केट फॉर वेरियस रीजन। जो वेरियस रीजन की वजह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मार्केट से बाहर आ सकते हैं। पहला क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, जान की ज़्यादा हमको डैमेज हो गया। तो अब ये कैसे होगा, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट हमारा रिटर्न वापस आ जाता है, जो फिजिकली उसको एग्जामिन किया जाएगा कि उसकी भाई कंडीशन कैसी क्या है जब वो वापस आया था, और उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे जो उसके डॉक्यूमेंट में लिखता है। फ़ोन पे आप लोगों ने कभी कोई ईयरफोन या कोई सामान वापस भेजा है, अगर वो गलती आ जाती है तो वो पूछता है क्या गड़बड़ी है, कैसे हुई, आपने कुछ बनाया था क्या नहीं, तो क्या कैसे वो सारा कुछ मतलब एग्जामिन करता है। फिर आल्सो क्यूसी डिपार्टमेंट, जो क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, वो एग्जामिन करेगा उसकी क्वालिटी को और उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि इसको हम वापस लें, इसके बदले दूसरा दे, या क्या हमारी कैसी चीज़ थी। तो वही होता है, एनी एक्शन टेकन शुड बी रिकॉर्डेड। जो भी एक्शन लिया जाएगा वो बाद में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा यहाँ पर। अब 27 आता है हैंडलिंग ऑफ रिकॉलिंग। रिकॉलिंग मतलब क्या है, हम क्या करें, कोई भी जो कंपनी वगैरह है वो अपने प्रोडक्ट को वापस मंगा रही है, यानी कि उन्हें लगता है कोई प्रॉब्लम है तो वो उस प्रोडक्ट को वापस मंगाते हैं। तो रिकॉल मीन्स अ फर्म रिमूवल और करेक्शन ऑफ अ मार्केटेड प्रोडक्ट। कोई हमारा प्रोडक्ट जो मार्केट में उतार दिया गया था, बाद में क्या हुआ कि उसको दोबारा से ठीक किया गया, उसमें कोई कमी थी तो वो उसको ठीक किया गया। आपको याद होगा तो एस्प्रिन, जो हमारी जो डिस्प्रिन टैबलेट आती है छोटी वाली, जो दर्द होता है तुरंत यूज़ करते हैं, बीच में ये हमारी रिमूव कर दी गई थी मार्केट से और इसको दोबारा रीलॉन्च किया गया था। इसमें मतलब कुछ कमी या कुछ खराबी वगैरह हो गई थी या साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहे थे, तो उसी को ठीक करके दोबारा हमारी आई थी मार्केट में। अभी ये चल रही है, तो उस टाइम हमारी ये बैन कर दी गई थी। तो इसी को हम रिकॉलिंग बोलते हैं कि जो हमारी फर्म्स है वो सारे मटेरियल को, मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, रिमूव करवाता है, वापस मंगाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पूरा FDA के अंदर का सारा कुछ होता है। तो ऐसा इसलिए होता है या तो FDA की कोई मतलब वायलेशन करी हो, उनकी कोई गाइडलाइंस वगैरह तोड़ दी हो जो हमारी FDA है, या फिर हमने क्या किया, उस प्रोडक्ट में कुछ कमी आ गई हो, खराबी आ गई हो, देन उस मूवमेंट पे हम क्या करते हैं, ये मतलब वापस मंगाते हैं। तो ये हो गया हैंडलिंग ऑफ रिकॉलिंग, मतलब फर्म का रिमूवल हो गया
इसमें पूरा करते हैं, वायलेशन वगैरह करते हैं, ये हो गया। अब ये रिकॉर्डिंग है, ये हम यहाँ पे 3 टाइप को मतलब इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 में हमारा आ गया सीरियस एडवर्स हेल्थ कंसिक्वेंस, उससे वजह से कोई हेल्थ में मतलब सीरियस कोई नुकसान हो गया हो। क्लास 2 में टेम्परेरी और मेडिकल रिवर्सिबल एडवर्स हेल्थ मतलब हो गया है हेल्थ में नुकसान, लेकिन वो टेम्परेरी है या फिर वापस अच्छे से आ सकता है। क्लास 3 में क्या है, फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट पोज अ फिजिकल हजार्डस, कोई भी हमारा फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट था जिसने फिजिकल हजार्डस क्रिएट कर दी, तो ये हमारी होती है। क्लास 1 सबसे डेंजरस है, जिसमें डेथ वगैरह भी कॉज हो सकती है, जैसे हमारा थैलेमाइड ट्रेजेडी वाला एक फंड आता है, वो क्लास 1 में हम यहाँ ले सकते हैं। 28 हमारा क्वेश्चन आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअल में क्या होता है, तो इट इज अ सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मिन इंटरप्रिटेशन एंड एरर इनहेरेंट इन ओरल और कैजुअली रिटन डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअल में क्या होता है, हम हमारे कागजात यानी कि हमने कोई भी काम किया उसको हम रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि इट इज अ सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारी कोई भी लिखित फॉर्म में इंफॉर्मेशन मतलब प्रेजेंट है, वो एक्चुअल में क्या करेगा, वो रिस्क मिनिमाइज कर देगा मिस इंटरप्रिटेशन का, यानी कि कोई भी गलती या खत्म होने का, हमारे एरर को कम कर देगा। तो यही हमारा डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है, जो हमारे लिखित फॉर्म में है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है डॉक्यूमेंटेशन के, तो ये हमारा वर्किंग डिटेल्स को मतलब इट प्रोवाइड नेसेसरी वर्किंग डिटेल्स हमारी प्रोवाइड करता है, रिस्क ऑफ मिस्टेक को हमारा कम कर देगा, बाकी डिक्रीज कर देगा बैच टू बैच वेरिएशन, जो हमारे वेरिएशन आ रहे हैं उसको, क्योंकि यहाँ पर हमारा साथ कुछ लिखा हुआ है तो हम उसको फॉलो करेंगे, अच्छा काम कर सकते हैं। 29 हमारा क्वेश्चन आता है बैच फार्मूला रिकॉर्ड के बारे में बताओ। तो यहाँ पर हमारी 2 चीज़ें आती हैं, एक हमारा आता है BFR हमारा आता है, और एक हमारा आता है MFR। BFR बोलते हो बैच फार्मूला रिकॉर्ड, MFR बोलते हो मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। इनको हम जो है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड और इसको हम मास्टर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब ये बैच फार्मूला रिकॉर्ड क्या होता है, तो एक रिटन रिकॉर्ड होता है, यानी कि रिकॉर्ड आम से समझ आ रहा है कि हमने कोई भी काम किया उसका हम एक रिकॉर्ड बनाते जाते हैं, लिखते जाते हैं साथ के साथ। जैसे मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये नोट्स बनाता गया, उसको देन मैंने उसी का यूज़ करके ये फेयर नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो ये मेरा क्या रिकॉर्ड था पढ़ते टाइम। तो इट इज अ रिटन रिकॉर्ड दैट डॉक्यूमेंट द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया तो उसकी एंटायर मैन्युफैक्चरिंग, वो हमने कैसे क्या बनाया, पूरी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हमारी इस BFR यानी कि बैच फार्मूला रिकॉर्ड में लिखी होती है। एंड आल्सो ये सभी डिटेल्स को कंटेन करता है, हमारे प्रोडक्ट का नाम, हमारा उसका साइज क्या, नंबर ऑफ बैच कौन सा था, क्या क्या था, ये सारी की चीज़, यानी कि ये बैच होता है। अब जो हमारा बैच फार्मूला रिकॉर्ड है वो मेनली हमारा पूरे बैच के लिए होता है, यानी कि जो हमारा एक बैच होता है उस बैच के अंदर हमारे बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट होते हैं, मान लो 1 लाख प्रोडक्ट या फिर 50,000, ऐसे पूरा बैच चलता है। अब उसके सारे प्रोडक्ट चलते रहते हैं, बैच नंबर बदलता रहता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें चेंज होती रहती हैं, लेकिन वो पूरा बैच हमारा सेम मतलब चलता रहता है यहाँ पर। तो उस पूरे बैच का जो रिकॉर्ड है वो हमारे इस बैच फार्मूला रिकॉर्ड में किया जाता है। अब ये हमारा आता है मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, तो ये हमारा मेनली एक प्रोडक्ट के लिए होता है, ये हमारा कंप्लीट बैच के लिए था, लेकिन ये कंप्लीट हमारे प्रोडक्ट के लिए होगा। उस प्रोडक्ट के सारी डिटेल्स मतलब इसमें लिखी होगी कि वो प्रोडक्ट हमने बनाया कैसे, उस प्रोडक्ट को पास किसने किया था, उस प्रोडक्ट में साइन किसके थे, मतलब एक एक, यानी कि कोई इंजीनियर होगा, उस पर कोई QC डिपार्टमेंट होगा, तो हर एक बंदे के साइन विद नेम, उसकी इन्फॉर्मेशन सारा कुछ हमारा लिखा होता है। तो ये भी हमारा क्या होता है कि इट इंक्लूड्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट के लिए कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, तो वो सभी की डिटेल्स हमारे इसके अंदर यहाँ पे लिखी होती है। अब ये हमारा R&D डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और इसी को अगर कोई मतलब मान लो बैच फार्मूला बनाना है तो MRF को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, यानी कि MRF हमारा ज़्यादा बड़ा कागज हो गया BMR के आगे। तो कुछ बात इसमें लिखी नहीं थी, वो मैंने आपको ओरली बता दी, जो आपके क्या होगी काम आएंगी आगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पर 30 क्वेश्चन में हमारे कुछ मतलब यहाँ पर एक SOP आता है। तो SOP क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ऑपरेटिंग मतलब होता है ऑपरेशन, यानी कि जो मेथड हम करने जा रहे हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर कैसे है हमारा। तो SOP हमारा क्या है, हमारा स्टैंडर्ड है, यानी कि ये हमारा गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज, एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये हमारा सही है, बाकी कुछ नहीं, यानी कि गीता से ज्ञान जो लिखा है वही हमारा SOP समझ सकते हो। तो ये हमारा एक रिटन प्रोसीजर है जो एक्सप्लेन करता है कि हमें कोई भी हजार्डस केमिकल है, यानी कि जो डेंजरस केमिकल है उनके साथ कैसे काम करना है, उनसे कैसे बच के काम करना है, उसका नुकसान ना हो हमारे बॉडी पे। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ कैसे काम करना है वो सब हमारा SOP में लिखा होता है हमारा, ठीक है। SOP वाला लॉन्ग में भी आया क्वेश्चन, तो आप देख लेना। तो इट्स मेन एम इज टू एफिकेसी, क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी एफिकेसी अच्छी रहे, क्वालिटी रहे, और सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सेफ्टी, कि हम सेफ्टी के साथ कैसे काम करेंगे किसी भी मतलब हजार्डस केमिकल के साथ में, यही हमारा SOP में होता है। 31 क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक साथ लिखे हुए हैं, तो ये सारी बातें आपको चलो एक एक करके समझाता हूँ मैं। तो क्वेश्चन तो हमारे कम थे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर काफ़ी क्वेश्चन थे, इसलिए ये वीडियो इतनी ज़्यादा लेंदी हो गई। तो कैलिब्रेशन एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट, अपैरेटस एक्सेट्रा। मान लो कोई भी हमारे पास कोई इक्विपमेंट वगैरह हो गया या अपैरेटस हो गया, तो उसकी एक्यूरेसी हम चेक कर रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास बीकर है, अब बीकर हमारा क्या है 100 ml का है, मान लो यहाँ पे 100 ml का वो लगा है। अब आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, आपको चाहिए 100 ml पानी, तो आपने क्या किया बीकर के अकॉर्डिंग यहाँ से 100 ml ले लिया। लेकिन अब एग्जाम्पल के लिए समझो कि मान लो ये बीकर हमारा खराब था, बीकर
बीकर में जो लाइन हमारी 100 ml पे थी वो यहाँ पे होनी थी, लेकिन लगी थी यहाँ पर। तो मान लो ये लाइन हमारी 90 ml तक ही गई। तो आप जो कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें आपने 10 ml पानी कम डाला है, और जब 10 ml पानी कम डाला है तो आपका जो रिजल्ट है वो एरर आ जाएगा, आपका खराब हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ नुकसान, आपका पूरा का पूरा जो मतलब एक एक्सपेरिमेंट था वो आपका खराब हो गया। तो इसीलिए हमको टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन करना बहुत जरूरी है। तो कैलिब्रेशन एक्चुअल में क्या होता है कि हम यहाँ पर जो कोई भी हमारा इक्विपमेंट होता है, या कोई अपैरेटस है, या इंस्ट्रूमेंट हो गए, या ग्लास वेयर्स हो गए, उन सबको हम डिटरमाइन करते हैं उनकी एक्यूरेसी को, वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो यही हमारी कैलिब्रेशन कहलाती है। तो इट इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग अ रीडिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो हमने ये ग्लास वेयर चेक करना है, तो कुछ हमारे स्टैंडर्ड वाले होते हैं। स्टैंडर्ड मतलब जो हमको पता है कि भाई ये तो ठीक ही है बंदा, ये हमारा ख़राब नहीं है, ये हमारा ठीक है। जैसे हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक वगैरह, KD त्रिपाठी में जो लिखा है, और भी हम टीचरों से पूछ के स्टैंडर्ड बना लेते हैं अपना। तो वही है कि स्टैंडर्ड हमारे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बीकर में एक हमारा स्टैंडर्ड बीकर है, अगर इसका और इसका पानी हमारा सेम इक्वल अमाउंट में आ रहा है तो भाई ये बीकर ठीक है, अगर नहीं है तो इसमें कोई खराबी है, हम इसको ठीक करेंगे या रिजेक्ट करके दोबारा ठीक करने के लिए भेजेंगे। तो रीडिंग लेना है हमको नॉर्मल, और उसको स्टैंडर्ड के साथ मैच करना है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन। वैलिडेशन के बारे में बात करें, कैलिब्रेशन हम मेथड था प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन वैलिडेशन हमारा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब मान लो कि भाई जो मैं कह रहा सर्टिफिकेट वगैरह, भाई कि मान लो मैंने लिख दिया कि ये पेंसिल मेरी है, इस पे कोई नहीं है सारा, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट लिख के साइन करके मोहर लगा के दे दी, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारा क्या मतलब प्रोवाइड करता है यहाँ पर, हमारे मेनली हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए होता है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो डिटरमाइन करता है हमारा जो एनालिटिकल मेथड है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसके द्वारा हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है या नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हमारा वैलिडेशन है, यानी कि हमने वैलिडिफाई कर दिया कि भाई ये चीज़ हमारी क्या है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब स्कोप ऑफ वैलिडेशन हमारा क्या है, तो सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें हम रॉ मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, प्रोसेस, मटेरियल, इक्विपमेंट टू प्रूव कंसिस्टेंट यील्ड, इन सबको हम मतलब एनालाइज करें, प्रोसेस अच्छी है, मटेरियल अच्छा है, ये सब चीज़ें हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट मिलता रहे। क्वालिफिकेशन हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, हम लोग बोलते हैं भाई आप क्वालिफाई हो या नहीं हो। जैसे मान लो आप कहीं जॉब लेने जाओगे किसी फार्मा कंपनी में, बोलेगा बी फार्मेसी कर रखी हो, आप क्वालिफाई हो या नहीं, आपको चेक करेगा अच्छे से सारा कुछ, यही हमारा होता है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या है, इट कन्फर्म द वर्किंग कैपेबिलिटी, यानी कि ये क्वालिफिकेशन हमारी वो मतलब एक तरह से कन्फर्म करता है कि हमारी वर्किंग एबिलिटी है या नहीं है, हम उस काम करने के लायक है या नहीं है। तो इट कन्फर्म द वर्किंग कैपेबिलिटी या एबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, किसी भी इक्विपमेंट की ये मतलब एबिलिटी को कन्फर्म करा है, दैट इट विल परफॉर्म रूटीनली एंड इफेक्टिवली, दैट जो हमारा वो इक्विपमेंट था वो हमारा काम अच्छे से करे, रेगुलर करे और अच्छा करे। अब क्वालिफिकेशन विल बी परफॉर्म और रिलेटेड टू ये हमारे इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, फैसिलिटी या एरिया, इन सब चीज़ों के लिए हमको क्वालिफिकेशन चाहिए कि ये चीज़ हमारे अच्छे से काम करें या नहीं करें। फिर यहाँ आता है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। तो ये हमारे कुछ चीज़ें थी जो एग्जाम में आती है, मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की है, बाकी आप चाहो इसको चेकआउट अच्छे से कर सकते हो। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सूटेबिलिटी ऑफ अ गिवन मेथड। अब वैलिडेशन में हम क्या कर रहे थे, अपना कोई भी मेथड है उसको वैलिडिफाई कर रहे थे कि भाई ये हमारा पक्का है। तो जो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारा मेथड है हमारा वो हमारा सूटेबल है भी या नहीं है। हमारा जो मेथोडोलॉजी है यानी कि वो प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिससे हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो हमारा सूटेबल है या नहीं है, उसके द्वारा वो प्रोडक्ट अच्छे से बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे मान लो आपको विटामिन ई की या किसी की कैप्सूल बनाना है, आपने हीट बहुत ज़्यादा कर दी उस मेथड में, तो उससे वो प्रोडक्ट हमारा खराब हो सकता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि भाई ये हमारा मेथड ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी हीट को कम करेंगे जिससे वो प्रोडक्ट हमारा बन सके। तो यही होता है। तो ये हमारा एनालिटिकल डाटा पूरा प्रोवाइड करता है। रिजल्ट फ्रॉम एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन कैन बी यूज टू जज द क्वालिटी। अब अगर हमारा जो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन है, इसका जो हमारा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होते हैं सारे, अगर ये हमारा परफेक्ट है तो हम बोल सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट वगैरह है उसकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी हमारी बढ़िया होगी, क्योंकि हमने जो मेथड यूज़ किया वो हमने बढ़िया मेथड यूज़ किया है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल कहते हैं भाई हमने उसकी रेसिपी से बनाया सामान, तो भाई अच्छा बनेगा, या वही सारी चीज़ हमारी ये कहलाती हैं। ठीक अब यहाँ फिफ्थ हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वैलिडेशन मास्टर प्लान। तो वैलिडेशन मास्टर प्लान एक्चुअल में क्या है, ये हमारा एक सबसे हाई लेवल का डॉक्यूमेंट हो जाता है, जो इस तरह से हम अम्ब्रेला वैलिडेशन प्लान भी बोलते हैं, जो हमारा पूरे एंटायर प्रोजेक्ट को समराइज फॉर्म में अपने अंदर कंटेन करके रखता है। यानी कि मास्टर फॉर्मूला प्लान हमारा एक तरह से क्या था, परफेक्ट एक प्रोडक्ट के लिए था, लेकिन जो वैलिडेशन मास्टर प्लान है वो हमारा कंप्लीट जो एंटायर प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में सारी डिटेल्स होती हैं। और ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट किस चीज़ का होता है, मैन्युफैक्चर की ओवरऑल फिलॉसफी पता करने के लिए और अप्रोच पता करने के लिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी ने असर 2 सीरीज देखी होगी, तो उनका जो एंटायर वैलिडेशन मास्टर प्लान क्या निकला था, सबका
प्रोजेक्ट अश्वत्थामा, यानी कि उनके अकॉर्डिंग ये था कि अश्वत्थामा वाला प्रोजेक्ट बना के वो सबको मतलब पूरा वो करना चाहता था, सबको मतलब मारना ही चाहता था और मोक्ष करा के मतलब पीक लेवल पे ले जाना चाहता था। आप लोगों ने देखी होगी, समझ गए होंगे। तो यही है कि हमारा एंटायर प्रोजेक्ट कंटेन करता है और इससे जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उसकी फिलॉसफी और अप्रोच हमको यहाँ पे पता लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर और इसको डिफाइन कर सकते हैं, आउटलाइन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व, प्रिंसिपल हमने कौन सा इन्वॉल्व किया, कैसा, ये आप यहाँ पे पढ़ लेना, ऊपर वाला आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ और है, ये आपको जरूर सॉल्व करना ही करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आया है और मैंने इसीलिए आपके लिए रखा है कि थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करोगे जिससे आप अच्छे से काम कर सकते हो। कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, पीएच मीटर को कैसे कैलिब्रेट करना है ये आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा 32 क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वेयर हाउसिंग आपको यहाँ बतानी है या गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस हमारी क्या होती है। तो वेयर हाउसिंग क्या होता है, तो पहले समझो वेयर हाउस क्या होता है। तो मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब मंगाया आपने क्या, कोई प्रोडक्ट परचेस किया, अब उस प्रोडक्ट को आप जहाँ स्टोर करके रखते हो वही जगह हमारी क्या कहलाती है, वेयर हाउस कहलाती है। यानी कि व्हेन यू परचेस गुड्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, आपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बेचा, देन यू स्टोर देम बिफोर दे आर शिप्ड टू अनदर लोकेशन, आप उसको कहीं और शिप करोगे उससे पहले आप उसको क्या है, स्टोर करके रखते हो, देन आप उसको रिटेलर या और लोगों के पास पहुंचाते हो, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो। तो जो स्टोर करके आप उस जगह को रख रहे हो उसे स्टोर करने को हम क्या कहते हैं, वेयर हाउस कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम वेयर हाउसिंग कहते हैं। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया है, आप यहाँ समझ गए होंगे। दे आर मेनली अ लार्ज प्लान बिल्डिंग, ये जो वेयर हाउस पहला होता है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें सारा कुछ हमारा सामान अच्छे से आ जाता है। अब गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस क्या होता है, इट मीन स्टोरिंग सप्लाई सो दैट प्रोडक्ट, और इसके अंदर गुड हाउसिंग प्रोडक्ट क्या है कि आप यहाँ पर वेयर हाउस की प्रैक्टिस को अच्छा करके रख सके हो। अब ये हमारा क्या होता है कि ये मतलब वो चीज़ है जिसमें हमारी जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल रहे, मतलब आपको इस तरह से अपना स्टोर करके रखना है सामान कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा अवेलेबल रहे, असेसिबल रहे, असेसिबल मतलब आपको जरूरत हो आपको मिल जाए और गुड कंडीशन में रहे, चीज़ें खराब भी ना हो। तो कैसे क्या करना है वो आप समझ गए। अब 33 में हमारी जहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, पहला हमारा आता है आउट ऑफ ट्रेंड। आउट ऑफ ट्रेंड का मतलब क्या है, कोई भी जो चीज़ हमारी वो ट्रेंड से बाहर जा चुकी है, अब उसको कोई फॉलो वगैरह नहीं कर रहा है, वो आउट ऑफ ट्रेंड है। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है कि जो रिजल्ट दैट डज नॉट कंप्लाई विद स्टेट एक्सेप्टेड करके, यानी कि मान लो कि हमारे जो स्टेट वगैरह है उसमें कोई क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया से हमारी वो चीज़ बाहर जा रही है। यानी कि इसको आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल के लिए आपके पास कभी फोन आता है कि भाई वो कवरेज क्षेत्र से हमारा बाहर है, यानी कि जो क्राइटेरिया हमको चाहिए उस क्राइटेरिया से अगर कोई चीज़ हमारी बाहर होती है तो वो हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कहलाता है, यानी कि जो हमको चाहिए वो नहीं है। आपको मान लो पेंसिल ही चाहिए, आपको पेपर में यहाँ करना है, लेकिन आपको साफ पेन मिल रहा है तो वो आपका आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो गया कि आपके पास पेंसिल नहीं है। ट्रेंड आप समझ गए, ट्रेंड से बाहर जाना। तो यही था हमारा पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स करके जरूर बताओ। बाकी अगर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके बोल सकते हो। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो हमारी ऑलरेडी वेबसाइट carewellfarmer.in पर अवेलेबल है, वहां जाके चेकआउट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। बाकी थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी। आई होप आपके ये वीडियो काम आएगी और आपको पास कराने में हेल्प करेगी। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।